हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक त्रिभुज। आज इस टॉपिक में हम आपको त्रिभुज के बारे में A to Z नॉलेज इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। त्रिभुज से संबंधित कोई भी डाउट आपका, कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली। ये त्रिभुज की जो वीडियो है लगभग 3 से 4 पार्ट में बनेगी, क्योंकि हम इसमें हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपको समझाना चाहते हैं। इन सारे पार्ट को देख करके आप फिर कभी भी त्रिभुज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये बड़ी इजी सी लगेगी, क्योंकि हम इसको जो है ना बिल्कुल बेसिक से लेके जीरो से लेके हाई लेवल तक ले जाने वाले हैं। तो इसलिए पेशेंस रख करके पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चाहे आप क्लास 7th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी क्लास के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और मेरा इतना दावा है कि यदि आपने त्रिभुज के बारे में कहीं से भी पढ़ा होगा, इन वीडियो को देख करके आपको कुछ ना कुछ नया 100% प्राप्त होने वाला है। बस पेशेंस रखना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। आइए देखिए सबसे पहले त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज होती क्या है। क्या होता है त्रिभुज? तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। हमारी तीन भुजाओं से घिरी आकृति जो भी होती है वो त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? सबसे पहली बात, चलिए जी देखिए त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, अब देखिए त्रिभुज को जो है दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। मतलब त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा गया है। वो कैसे? देखिए एक तो होता है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोणों के आधार पर। तो एक प्रकार है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है हमारा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। आप इनके नोट्स चाहे 7th से लेके 12th तक किसी भी क्लास में हो, आप इनके नोट वाले अच्छे से बना लीजिए एक बार, और फिर आपको ये हमेशा हेल्पफुल रहेगी। तो अब देखिए त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार से होते हैं त्रिभुज, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोणों के आधार पर। तो अब देखिए सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज भुजाओं के आधार पर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो भुजाओं के आधार पर, अब देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखिए सारी हिंदी हम लिखना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप हमारी ऑडियो को सुन करके हिंदी आप अपने से लिख सकते हैं। तो हम केवल शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में बोलेंगे पूरा लेकिन लिखेंगे शॉर्ट में। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, एक तो हुआ समबाहु त्रिभुज, एक हुआ विषम बाहु त्रिभुज और एक हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे पे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा ये रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज कितने प्रकार के? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज है हमारे। एक हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो अब चलिए समबाहु के बारे में समझते हैं, विषम बाहु के बारे में समझते हैं, समद्विबाहु के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला इसी को हम बताना चाह रहे हैं। शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं अपने आप कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, 5 5 5,
चाहे 6 6 कह दो, अगर तीनों भुजाएं समान हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो वो कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरी बात, विषमबाहु त्रिभुज कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों, तो क्या कहते हैं उसे? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों। समद्वि नाम से पता चल रहा है, द्वि माने दो, सम माने समान, द्वि माने दो, जिसकी दो भुजाएं समान होंगी उसे क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ओके, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। अभी हम केवल भुजाओं के इनके प्रकार बता रहे हैं। अब आ गया, चलिए दूसरा प्रकार है हमारा कोणों के आधार पर। तो अब हम देखते हैं कि कोणों के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर अब आ जाइए सेकंड पार्ट में, कोणों के आधार पर। तो देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, क्या कहेंगे हम इसे? न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, और नंबर 3 हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए ये कोणों का प्रकार है, तो अब इससे पहले आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं। तो चलिए ये इसमें हम बता देते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 से और 90 के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 से 180 के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि समकोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अब इसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात एक और है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए न्यून कोण किसे कहेंगे। तो न्यून कोण की परिभाषा क्या है? न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा, न्यून कोण के बारे में तो बता दिया। न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं तो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। मान लो ये 60 हुआ, ये हमारा 70 हुआ, और 60 और 70 और ये भी हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो तीनों का 180 होना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बात आ जाए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, और किसी भी त्रिभुज में दो कोण कभी भी 90 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो कोण 90 90 तो 180 होता है, तो तीसरा कोण कितने का होगा? क्योंकि तीनों का टोटल 180 होता है, तो इसीलिए कभी भी किसी भी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकते, यानी कि एक से केवल एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो अब बात आती है, चलिए तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा समकोण किसे कहेंगे? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। बाकी जो बचे दोनों वो हमारे जितने भी होंगे उनका टोटल भी 90 ही होता है, उनका टोटल भी क्या होता है? 90 ही डिग्री होता है। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज्यादा होता है। ये देखो 90 से ज्यादा,
120 बना दिया हमने। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी जो दो कोण बचे वो हमारा हो सकता है 30 का और ये भी 30 का, कितने भी हो सकते हैं बहरहाल। तो एक ही कोण 90 से ज़्यादा हो सकता है, वही वाली बात है कि एक ही कोण समकोण हो सकता है और एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है। तो ये तीनों प्रकार हमने आपको त्रिभुज के बारे में समझा दिए। तो कुल मिला के त्रिभुज जो है 6 प्रकार के हुए, 3 त्रिभुज के आधार पर, वो कोणों के आधार पर, और 3 भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो ये अभी आपने त्रिभुज के बारे में समझ लिया। अब त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कुछ गुण हैं त्रिभुज से संबंधित, बहुत कुछ है त्रिभुज से संबंधित। तो देखिए, तो त्रिभुज से संबंधित आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, अब चलते हैं, ये 4 चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। अब ये 4 चीज त्रिभुज से संबंधित हैं। अब आप इनके बारे में समझेंगे कि अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है और केंद्रक क्या होते हैं, कैसे इनको ज्ञात करते हैं, कैसे बनाते हैं। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले चलते हैं अंतः केंद्र के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है अंतः केंद्र किसी त्रिभुज के अंदर का केंद्र होगा ये। ठीक है, तो अब अंतः केंद्र पता कैसे चलता है कि कहाँ होगा, या उसको अगर हमें बनाना है ज्यामिति में तो हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए बनाते कैसे, ये भी ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंतः केंद्र के बारे में। तो अंतः केंद्र क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज है, ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है कोई ABC। अगर हम इस त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है। देखिए, अंतः केंद्र हमेशा कोणों का अर्धक करके निकलता है, ये बात ध्यान रखना, कोणों का अर्धक। अंतः केंद्र में क्या होता है, कोणों का अर्धक होता है, यानी कि इस वाले कोण का अर्धक कर दो और इस वाले कोण का भी अर्धक, किसी भी दो कोण का अर्धक कर सकते हैं हम, 3 कोण है इसमें, किसी भी 2 कोण का अर्धक कर दीजिए। अब अर्धक कैसे करते हैं ये भी समझ लो। अर्धक करने के लिए हमें पटरी प्रकार चाहिए, तो पटरी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पर इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे करके एक चाप लगा देंगे, ऐसे करके क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे, प्रकार से यहाँ पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। वही प्रकार को उठा करके फिर इस वाले बिंदु पर रखेंगे और एक दूसरा चाप ऐसे लगा देंगे। तो जहां भी ये कटेगा तो इसको ऐसे करके मिला दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, इस कोण का अर्धक बन जाता है। इसी प्रकार इधर से करेंगे, सेम ऐसी ही कंडीशन, एक चाप इधर लगाया, यहाँ से लगाया, एक ऐसे लगाया और फिर इसको ऐसे करके मिला देंगे। तो ये दोनों जहां भी काटते हैं, जहां भी काटेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, उसी को हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं हम इसको, अंतः केंद्र। अब देखो, चाहे तो इसका भी, अगर हम इस कोण का भी अर्धक करते तो ये तीनों यहीं पे आके मिलते हैं, तीनों ही कोणों के अर्धक एक ही जगह मिलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अंतः केंद्र कहा जाता है। इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज का अंतः केंद्र बना सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अंतः केंद्र कहलाएगा। कैसे बनाया हमने, कोणों का अर्धक करके। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब अगर हम यहाँ से इस सीधी रेखा पर लंब डाल दीजिए, बिल्कुल सीधा लंब डाल दो इस वाली साइड पर, और यहाँ से O से लेकर के इसे P नाम रख लिया हमने, OP दूरी भर लो प्रकार में, और यहाँ से एक इतनी दूरी भर करके ऐसे एक वृत्त बना दीजिए। तो इस वृत्त को हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। अगर हमें किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त बनाना है तो इस प्रकार उसका अंतःवृत्त बनाया जाता है। पहले अंतः केंद्र बनाएंगे और उस केंद्र से ये यहाँ तक की दूरी लेकर के क्या करेंगे, हम वृत्त बना देंगे। तो इस वृत्त को हम क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना होता है उसे क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ज्यामिति का पटरी प्रकार से काम है, ये अंतःवृत्त बनाया जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं परिकेंद्र के बारे में। परि माने होता है चारों ओर और केंद्र का मतलब बाहर, यानी कि ऐसा केंद्र जो बाहर जो वृत्त बनता, ये अंतः केंद्र हुआ। अब एक त्रिभुज के बाहर भी वृत्त हो सकता है, तो उसका जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं हम,
परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र के बारे में देखिए, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। परिकेंद्र के बारे में समझें कि परिकेंद्र कैसे बनाते हैं। अब देखिए, अगर हम कोई एक वृत्त, ये भी एक त्रिभुज लिया हमने, चलो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, एक त्रिभुज लिया हमने, ये वाला एक त्रिभुज हो गया हमारा ABC। अब परिकेंद्र कैसे बनाते हैं? देखिए, परिकेंद्र बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी त्रिभुज का हमें परिकेंद्र निकालना है। क्या करना है? हमें इसका परिकेंद्र। तो परिकेंद्र के लिए देखो, अंत्य केंद्र के लिए तो करते थे कोणों का अर्धक। अब परिकेंद्र के लिए क्या करते हैं? परिकेंद्र के लिए करते हैं भुजाओं का अर्धक। नोट कर लेना आप इस बात को कि परिकेंद्र के लिए क्या करते हैं? भुजाओं का अर्धक। और अंतः केंद्र के लिए क्या करते हैं? कोणों का अर्धक। अब भुजाओं का अर्धक कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए हमें इस भुजा का अर्धक करना है, AB भुजा का अर्धक करना है, तो हम प्रकार में आधी से ज्यादा दूरी भरेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। यहाँ से B बिंदु से एक चाप इधर लगाया और एक इधर लगाया। उसके बाद प्रकार को उठा करके प्रकार की नोक यहाँ रखी, फिर एक चाप इधर लगाया और एक ऐसे लगाया, तो इनको काट दिया और इनको पटरी से मिला दिया। तो इस प्रकार हम इसे क्या कहते हैं? ये भुजा का अर्धक हो गया। इसी प्रकार किसी दूसरी भुजा का भी अर्धक कर लो, केवल दो भुजाओं का ही अर्धक कर लेते हैं। अब इसी प्रकार इस भुजा का अर्धक कर रहे हैं, यहाँ से एक चाप इधर लगाया, एक इधर लगाया, फिर यहाँ से इधर लगाया और ये लगाया, फिर ऐसे करके इनको हमने क्या किया? मिला दिया। तो यहाँ ये जो काटते हैं और वो क्या कहलाता है? हमारा परिकेंद्र कहलाता है। उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? परिकेंद्र। चाहे इस भुजा का अर्धक कर लो, किसी भी तीन में से दो भुजाओं का अर्धक कर लो, जहां भी वे दोनों मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। अब उसके बाद हम चाहे परिकेंद्र का मतलब एक बाहर वृत्त बना सकते हैं। तो इस बिंदु से A की दूरी ले लो या B की ले लो या C की, समान होगी। तो O से A की दूरी भरी हमने और एक ऐसे करके वृत्त बना दिया। तो वो वृत्त जो जाएगा वो B और C से होता हुआ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? परिवृत्त कहेंगे, क्योंकि ये परिकेंद्र है। तो इस केंद्र से जो बना हुआ वृत्त है वो क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। और इससे जो वृत्त बना था अंतः केंद्र से, वो अंतः वृत्त कहलाता है। ओके, ये भी आपको समझ में आया होगा। परिकेंद्र, इस तरीके से हम परिकेंद्र निकालते हैं। अब बात आ जाती है लंब केंद्र। लंब केंद्र के लिए बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो देखिए, लंब केंद्र क्या होता है? अब अगर हम बात करें कि एक हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, नाम से पता चल रहा है लंब केंद्र, तो इसमें हम लंब डालेंगे। तो अब लंब कैसे डालेंगे? ये देखिए, अगर हम इस बिंदु से, तीन बिंदु हैं इसमें, तो तीनों बिंदु से आमने सामने वाली भुजाओं पर हम लंब डाल सकते हैं। लंब डालते कैसे? लंब डालना थोड़ा सा टफ काम है, ध्यान से समझ लेना आप। कैसे? देखो, अब हम इस वाले बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और प्रकार में यहाँ प्रकार को A पर रखेंगे और इतनी दूरी भरेंगे कि वो यहाँ तक आ जाए। यहाँ से इतनी दूरी भर लो प्रकार में लगभग कि इस साइड को पार कर जाए, और फिर ऐसे करके एक चाप लगा देंगे। यहाँ से दूरी भरी, प्रकार यहाँ रखी नोक को, और ऐसे करके एक चाप लगा दिया। इस चाप ने यहाँ काटा, यहाँ काटा। अब प्रकार को वहाँ से हटा लो। अब हम यहाँ से इधर को चाप लगाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। यहाँ दूरी घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ जितनी दूरी भरी थी हमने, वो जरूरी नहीं कि उतनी ही दूरी रहेगी। यहाँ से हम दूरी अपनी कम कर सकते हैं। यहाँ जो ये काटेगी, इसको डॉट डॉट करके इससे मिला दो, ऐसे करके, और ये जो हमारा पॉइंट आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? लंब। आगे को हम इसे मिटा सकते हैं, मतलब यहाँ तक इसे ऐसे कर लो कि डार्क कर लो और आगे को डॉट डॉट कर लो चाहे तो मेन जो हमारा लंब हो गया वो ये हो गया। इसको हमने क्या नाम दिया? AP। तो हमने इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिया? ये लंब डाल दिया। इसी प्रकार हम यहाँ से भी लंब डाल सकते हैं। अब बिंदु B से हम लंब डाल रहे हैं इस वाली साइड पर, तो यहाँ से दूरी भरेंगे और यहाँ तक दूरी भरेंगे, ऐसे करके चाप लगाएंगे। ये यहाँ कट सकता है या यहाँ कट सकता है, ठीक। तो अब यहाँ से वही वाली बात कि यहाँ से काटा, इधर से काटा, तो इसको ऐसे मिला दो। तो देखो ये लंब यहाँ चला गया, तो इस वाले बिंदु से हमारा लंब यहाँ पे डला। अब इससे भी हम लंब डाल सकते हैं इस वाली साइड पर, तो इससे भी जो लंब डलेगा वो भी इसी से बिंदु से होकर जाएगा। तो ये तीनों बिंदु जहाँ काट रहे हैं उसको हम क्या कह देंगे? लंब केंद्र कह देंगे।
इससे कोई वृत्त नहीं बनता है, वृत्त तो केवल इन दोनों से ही बनता है। बस ये क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए जो लंब हैं तीनों, वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, लंब केंद्र। तो ये लंब केंद्र की परिभाषा हुई। उसके बाद देखिए, ध्यान रखना लंब के, अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, क्या बनती है वो ध्यान से समझना। देखिए ये तो लंब केंद्र हो गया, लेकिन इसमें कंडीशन ये बन जाती है कि अगर हम कहें कि ऐसा त्रिभुज है हमारे पास और थोड़ा सा इस टाइप का त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, इस टाइप का त्रिभुज ले लो, इस वाली साइड को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस टाइप से, ये हमने लिया, इस तरह का एक त्रिभुज लिया, थोड़ा छोटा लग रहा हो तो एक काम कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो, ये हो गया ए बी सी। तो इसमें हम देखिए क्यों लिया हमने ऐसा, एक कारण देखिए, अगर कहा जाए कि चलो इस वाले बिंदु से इस पर लंब डालो, तो देखो इसका जो बिल्कुल सीधा लंब आएगा तो वो यहाँ डाल लोगे आप। लंब डालने की वही कंडीशन है, ऐसे करके डालते हैं, लंब डालने का काम वही है जैसे लंब डालते हैं। लेकिन यदि हम इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालें तो जब हम यहाँ से इस पर चाप लगाएंगे तो ये ऐसे करके कट सकता है, ऐसे इधर से, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ तो ये कट गया, इधर पता नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसे बढ़ाएंगे तो इस टाइप से एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर एक इधर लगाएंगे, और जब हम इसको मिलाएंगे ऐसे जाएगा ये। तो अब आप ये देखोगे कि इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब डला है ना वो इसके बाहर डला है। इस बिंदु से सामने वाली साइड ये थी, हमारा नाम सी था ये, तो ये बी सी पर लंब जो डला है ना, तो वो बाहर डला है, यहाँ जाके डला है। तो ये कोई जरूरी नहीं था कि अगर हम किसी बिंदु से लंब डालेंगे तो वो त्रिभुज के अंदर ही डलेगा लंब, मतलब उस त्रिभुज से बाहर भी जाकर के लंब डल सकता है, ठीक है। तो ये बात, विशेष बात ध्यान रखना कि लंब जो है वो बाहर भी जाके डल सकता है। अब फिर आप कहोगे कि लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो क्योंकि देखो ये तो यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो ये तो आपस में कटे नहीं, कहीं कटेंगे, कैसे कटेंगे, ये ऐसे जा रहा था यहाँ तक, इस वाले लंब को पीछे को बढ़ा लो, और जब पीछे को बढ़ाओगे तो ये लंब केंद्र देखो बाहर आ गया। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि लंब केंद्र जो है ना वो बाहर हो सकता है। लंब केंद्र कहाँ हो सकता है, बाहर हो सकता है, ठीक। अभी हम इन सबकी वो कंडीशन लिखाएंगे कि किसका परिकेंद्र अंतर केंद्र कहाँ कहाँ हो सकता है। तो लंब केंद्र कहाँ हो सकता है, त्रिभुज से देखो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से लंब, तो ऐसा होता क्यों है उसका भी एक रीजन समझ लीजिए आप। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस रेखा पर एक लंब डालो यहाँ से, तो ये एक रेखा ए बी हो गई। अब अगर हम एक रेखा ए बी हो गई और इसे हमने आगे को बढ़ा दिया, इसे हमने नाम रख लिया सी पॉइंट। अब तुम ये कहोगे कि भाई ये हमने एम और एन लंब डाल दिया, तो तुम क्या कहोगे कि एम एन लंब है, किस पर लंब है, ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है, एम एन लंब है ए सी पर, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए सी पर लंब है। अरे रेखा तो इतनी बड़ी ले लो, चाहे इतनी ले लो या इतनी ले लो। अगर हम ये कहें कि ये बी सी पर भी लंब है, तो पता है ये बी सी पर भी लंब है, बी सी तो इतनी सी है, ये जो लंब है ये बी सी पर भी लंब है, ए बी पर भी लंब है और पूरी रेखा पर भी लंब है। क्योंकि अगर एक ही रेखा के कोई दो टुकड़े हों तो इतने टुकड़े पर भी ये लंब कहलाएगा, चाहे वो इस पर हो या इससे बाहर हो, क्योंकि रेखा तो यही है ना, तो वही कारण उसमें बनता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये हुआ हमारा लंब केंद्र के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं गुरुत्व केंद्र के बारे में। अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है, देखिए गुरुत्व केंद्र को समझने से पहले आप एक चीज देखोगे, इसमें माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका होती हैं। ए बी सी एक त्रिभुज हुआ हमारा ये। अब इस त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका क्या होती है, देखिए आप, माध्यिका किसी भी बिंदु से
सामने वाली भुजा के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट है ये माध्यिका का यूज। किसी भी बिंदु से सामने वाली भुजा का मिडिल पॉइंट उसको मिला दो तो ये माध्यिका कहलाती है। इस वाली भुजा का मिडिल पॉइंट इससे मिला दो, ये दूसरी माध्यिका हो गई। इस वाली भुजा का मिडिल पॉइंट इससे मिला दो, और ये तीनों एक ही बिंदु से जाके कटती है। उसी को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, और इसे हम जी से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं। तो ये हमारा गुरुत्व केंद्र भी कहलाता है या केंद्रक भी कहलाता है। और ये क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। वो त्रिभुज की जो तीन माध्यिका होती है वो एक दूसरी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है, यानी कि AM। तो AG अनुपात GM कितना होगा? 2:1। ऐसे ही BG और इसे E कह दो, तो BG और GE ये भी कितना होगा? 2:1। अब देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि दो इधर लिख दिया एक इधर, ये ध्यान रखना किधर से होता है। ये जो हमारा शीर्ष बिंदु होता है तो उधर वाली साइड 2 यूनिट और दूसरी वाली साइड 1 यूनिट। देखो यहाँ से ये माध्यिका है तो ये शीर्ष वाली साइड 2 यूनिट और ये वाली साइड 1 यूनिट। तो हम कहेंगे कि जो हमारी CF है तो वो CG 2 है और ये जो GF है वो 1 है। तो ये माध्यिकाएं क्या लिखेंगे? ये लाइन लिखना अपने आप कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटती हैं। ये माध्यिकाओं की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बाद में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जितनी भी आज हमने चीज़ें सिखाई हैं, अभी केवल हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी तो इन पर एडवांस क्वेश्चन, एडवांस प्रॉपर्टी काफ़ी सारी आएंगी। अभी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला आएगा। किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला आएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे फाइंड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी जो लगभग 3 से 4 वीडियो में आपको ये कंप्लीट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप हमारी और भी वीडियो जाकर के अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।